नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो 2022 का हुआ है वो कैसा रहा है, पेपर कैसा था, उसका एनालिसिस देखेंगे। प्रॉपर हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन बना है और किस प्रकार से क्वेश्चन बनने लगे। क्या एमपीपीएससी यूपीएससी को फॉलो करने लगा है और क्या लूसेंट का पढ़ना अभी भी वाजिब है या नहीं है, किस प्रकार से कौन सी बुक्स फॉलो की जानी चाहिए। क्योंकि अब जो 2018 तक था वो सब फैक्चुअल के ऊपर होता था, अब ये सब चीज़ें चेंज हो चुकी है। आपको अपनी अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। जितने भी वीडियो मैंने स्ट्रेटेजी के डाले हैं वहां पे साफ साफ शब्दों में कहा था कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को सोचने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार की बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि जैसे कि यहाँ देखा जा रहा है कि कैसा पेपर था यार। ये कई लोग के मन में ये सा डाउट भी था, कई लोग जो नए थे उन लोगों के मन में खासकर ऐसा था कि भाई पेपर देख करके काफ़ी दुखी हुए वो, और उन लोग के लिए बात की जाएगी। ठीक है, कि अब कहाँ से और कैसे तैयारी करना पड़ेगा कि भाई ऐसी स्थिति ना हो। और जिन लोगों का प्रीलिम्स में लगभग 75 या 70 प्लस, 75 प्लस हो रहा है जिसका स्कोर, 72 प्लस मान लीजिए, 72 प्लस जिसका हो रहा है उसके लिए मेंस के लिए बात करेंगे कि भाई नोट्स कैसे बनाएंगे, सिनॉप्सिस कैसे बनाएंगे, सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके ऊपर बात की कर ली जाएगी। ठीक है, तो इसका एनालिसिस देख लेते हैं और आप लोग अच्छे से सुनिएगा वीडियो को और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपके ही काम का है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही का फायदा है। ठीक है, देखिए पेपर जिसका भी जो भी सेट था उससे कोई दिक्कत नहीं। अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखना चाह रहे हैं और एनालिसिस देखना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन अब बन रहा है, पहले कैसे बनते थे उसके बारे में भी बात कर लेंगे। पहला क्वेश्चन ये कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली कैसी थी, पूछा गया है। तो ये लूसेंट का सीधा क्वेश्चन है। आपको पता होगा 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें लिखा था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें कुछ देशी रियासतें होगी, ब्रिटिश शासन के अधीन जो भी कमिश्नरी थी वो सब शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये लूसेंट का आपको क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय संघ हो जाएगा। तो आप देखिएगा कौन से क्वेश्चन कहाँ से बने हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा उन्होंने आगे अपनी भाषा में पलट दिया। मतलब सीधा क्वेश्चन तो आप पूछे नहीं जाएगा, आपको ये सीधा समझ लेना चाहिए कि सीधा क्वेश्चन कहीं नहीं आना है। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, पूछा है। तो आप यहाँ पर, तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 3 बैठकें हुई थी। कब कब हुई थी उसकी अगर डेट आपको नहीं पता है, एक 9 दिसंबर, एक 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो ये तीनों डेट ऑलरेडी लूसेंट में लिखी हुई है। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा हो तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको लूसेंट से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। कौन क्या कहता है लूसेंट के बारे में, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको ये मतलब होना चाहिए भाई मेरा एग्जाम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल कौन सा संबंधित है उससे, उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया। 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। अब ये क्वेश्चन जो है 2018 का जो पेपर है उससे आया है, सीधा पहला आंसर था। जिसने, मैंने पहले बोल दिया था जब मैं स्ट्रेटेजी बताता हूं तो उसमें हमेशा लिखा होता है कि 10 साल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है आपको अच्छे से अच्छे तरीके से देखना है। वहां से सीधा क्वेश्चन आया था, ये भी सही हो जाता। भारत संसद में शामिल है, भारतीय संसद में शामिल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको अनुच्छेद मिल जाएगा। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है वो, आर्टिकल 79 में सीधा बोला जाता है। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल का एक छोटा सा वीडियो डाला हूं मैं, शायद वो 1.5 से 2 मिनट का होगा, उसमें ये टिक करके रखा है कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये भी मिल जाता है आपको कि भाई संसद में क्या क्या होता है। राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा, लोकसभा होगी। ठीक है, ये चीजें होगी, मतलब राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, उसके बारे में अच्छी से जानकारी मिल जाती है वहां पर। तो ये क्वेश्चन भी आपको लूसेंट में भी आर्टिकल नहीं दिया है वहां पे 79 के बारे में, लेकिन आपको यही जरूर बताया गया है कि राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का गठन होता है, ये जरूर लिखा गया है। तो आपको अगर आधी जानकारी भी है तो उस हिसाब से राइट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहां पर। ठीक है, वो भी लूसेंट से ही है संबंधित। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल 17 है। लूसेंट का सीधा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, लूसेंट से भी पूछा गया ये भी। और यहाँ पर सहायक नदियां और कुछ नदियां दी गई है। बेसिक क्वेश्चन है ये भी, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ जोड़ी नहीं भी मिलाते तो कोई जोड़ी मिला लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। बेतवा किसकी सहायक आपको पता होना चाहिए। बेतवा कहाँ मिलती है भाई, जाकर के यमुना में मिलती है, आपको पता होगा। उसकी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, आपको पता है ओरछा बेतवा के पास है तो उसकी डायरेक्शन फिर ओरछा से जाएगी तो सीधा यमुना में मिलेगी वो। चंबल तो फिर आपको पता है कि दक्षिण वो राजस्थान में भी जाती है तो उसमें तो जाएगी नहीं। तो इस हिसाब से अगर एक भी लगा लेते सही
तो राइट हो जाता था। ये देखिए बी दिख रहा है, B2। बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी मिला लीजिए। फिर उसके बाद क्या, क्षिप्रा हो जाएगी अपनी चंबल की, तवा हो जाएगी नर्मदा की, वेंगंगा हो जाएगी गोदावरी की। वेंगंगा दक्षिण में बहने वाली नदी है मध्य प्रदेश की, ये तो पता ही है ना आपको फैक्ट। तो ये वाली चीज हो जाती है, ठीक है। ये आपको कोई भी जो एमपी जीके की बुक है वहां पे मिल जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो सही नहीं है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही होना चाहिए, क्योंकि लगभग बोला है यहाँ पर। इनने सिर्फ ये नहीं बोला है कि भारत की 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। लगभग का मतलब ये होता है कि उसमें भाई ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसका मुझे लगता है कि इसमें राइट आंसर डी भी होगा। ठीक है, इन्होंने 80% से अधिक वर्षा होती है, वो तो सभी को पता है, 80% से अधिक वर्षा होती, ठीक है। लेकिन दोनों मानसून से होती है, चक्रवाती वर्षा भी होती है, तो इसमें लगभग दिया है, ये ज्यादा देखने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है एमपीजीके का क्वेश्चन है, जलवायु से संबंधित है। और जलवायु से संबंधित जो भी बुक है, पुणेकर हो, महावीर हो, जो कोई भी बुक ले लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा कि भाई मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी, सबसे पहले बता देंगे कि भाई मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों है, क्योंकि भाई कर्क रेखा बीच में से जाती है, सभी को पता है 23 डिग्री अक्षांश से जाती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिलों की ट्रिक बना करके रखी होगी कई लोगों ने, और कई लोगों ने नहीं बनाई होगी, कई लोग ओरल जाते हैं। ठीक, ग्वालियर की बात कर रहे हैं तो भाई मध्य भारत का क्षेत्र, तो ग्रीष्मकालीन उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक, इसके अलावा क्या है कि मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है। सही बात है, जो पूर्व में होगी बंगाल की खाड़ी से, और पश्चिमी क्षेत्र में होगी अरब सागर की शाखा से। ठीक है, 50% ये जो लगभग बोला है, ये मुझे लगता है चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसको कोई दो का आंसर देना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि लगभग लिखा हुआ है वहां पे, एग्जैक्ट नहीं लिखा है कि 50%। ठीक है, ये देखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था मैं इसकी। ठीक है, तो कर्क रेखा का जिसने ट्रिक बना कर याद रखी होगी, जिसने मैप से स्टडी की होगी, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि भाई मैप से प्रैक्टिस करना। मैंने कई बार बोला है कि क्या मैप से प्रैक्टिस करवा दो आप लोगों को, किसी का कोई भी कमेंट नहीं आया, एक कमेंट तक नहीं आया उसके ऊपर, तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो ये आपकी गलती, जिन लोगों का गलत हुआ ये उन लोगों की गलती है। क्यों? मैं सिर्फ एक एक कमेंट के ऊपर रिप्लाई कर देता हूँ। अगर वो एक भी कमेंट कर देते हैं मैप के ऊपर, तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस कर लेता। तो ये इंदौर जिसने नहीं लगाया, गलती आप ही की भाई। आपसे कमेंट करना नहीं होता है, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना होता, तो इसको तो खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ये देखिए ट्रिक बना के रखी है यहाँ पर, क्या है, रोर सी बीवी साधक जब यूएसए। तो इस टाइप की ट्रिक बना के रखी, याद होनी नहीं है ये, उठपटांग ठीक है। ठीक है, आप अपने तरफ से याद कीजिए कोई ट्रिक अच्छे से, या मैप से प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो ऑलरेडी याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। निम्नलिखित, या तो फिर संभाग स्तर पे जाइए। मैंने तो संभाग के स्तर पे ही याद की थी कि भोपाल संभाग में क्या होगा, उज्जैन संभाग में क्या होगा, जबलपुर संभाग में क्या होगा, शहडोल संभाग में क्या होगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जिले बहुत सीमित हो गए, 3-3 4-4 जिले ही याद करने पड़े, तो वो काफी आसान हो गया। आपको अपना तरीका आजमाना है भाई। जैसे मैंने आपको ये दे दिया, आपको संभाग के स्तर पे अच्छा लगता तो कर लीजिए, ट्रिक बनाना अच्छा लगता है ट्रिक बना लीजिए, आपको किसी भी तरीके से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। तो लूसेंट का क्वेश्चन है सीधा। ठीक है, और नहीं भी आपको मिल जाएगा वहां पे, अलग अलग प्रकार की चट्टानें मिल जाएगी। ठीक है, और फिर आपको जब कोयला का खनिज संसाधन पढ़ते हैं तो वहां पे भी दिखता है कि भाई कोयला कहाँ पाया जाता है और ये कहाँ पाया जाता है। कर्क रेखा के बारे में बात कर रहे थे, तो कर्क रेखा आपको किसी भी एमपीजीके की नॉर्मल बुक में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, पूछा है। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, काली मिट्टी कहाँ नहीं मिलेगी भाई, बघेलखंड में मिलेगी, क्योंकि लाल पीली मिट्टी इस टाइप की मिट्टी मिलती है यहाँ पर, और थोड़ी बहुत लेटेराइट मिट्टी में मिलती है। लेकिन स्पेसिफिक बात कर लेंगे वहां पे, तो फिर आपको पता है कि बालाघाट मंडला के आसपास थोड़ी लेटेराइट मिट्टी मिलती है, लेकिन लाल पीली मिट्टी भी मिल जाती है, मिश्रित मिट्टी भी मिल जाती है, मतलब काली मिट्टी तो नहीं मिलती है, सीधा ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तो मिट्टी के बारे में थोड़ा सा डिफाइन देखना था। अटल प्रगति पथ मतलब चंबल एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये सीधा बनता है कि चंबल एक्सप्रेस वे को क्या नाम कर दिया गया था, तो ये था। लेकिन यहाँ पूछा है कि चंबल एक्सप्रेस वे, जैसे ही बोला था चंबल मतलब अटल, तो चंबल याद आता, चंबल बोलते हैं। तो फिर आपको ये देखना था चंबल संभाग में कौन से जिले आते हैं। तो चंबल संभाग के आसपास वाला जो जिला हो जाएगा वहां पे भी जाएगा थोड़ा बहुत, ऐसा सोच लेते हैं अगर आप लोग, तो उस हिसाब से आ जाता। तो जब इसको पढ़ा ही नहीं है तो बनेगा ही नहीं, पढ़ा होता तो बना लेते थे, कोई समस्या नहीं थी। तो जो चीज नहीं पढ़ी है उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। अभी 600 मेगावाट का ओमकारेश्वर में जो प्लांट लगाया गया, फ्लोटिंग पावर है। ठीक है, सोलर पावर प्लांट है, तो ये भी करंट अफेयर का है, इसको पढ़ा होगा तो बन जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बनेगा। यहाँ पे
कंफ्यूजन लोगों को होता है ओमकारेश्वर अमरकंटक। मुझे खुद को अमरकंटक में हुआ, फिर मैंने थोड़ा सोचा कि यार अमरकंटक कैसे होगा। 600 मेगावाट की क्षमता में यहाँ इतना स्थल है क्या, मतलब कि यहाँ पर इतनी क्षमता है, क्षमता नदी है लेकिन इतनी चौड़ी भी नहीं है कि आपको 600 मेगावाट मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगा लेंगे वहां पर, ऐसा नहीं हो पाएगा ना वहां पे। तो कंफ्यूजन कब होता है, जब आपने अच्छे से नहीं देखा तो, या फिर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें तो हो जाएगा। तो ओमकारेश्वर और अमरकंटक में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि भाई कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है ना, इस हिसाब से। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी, मतलब खिलाड़ी का नाम दिया चिंकी यादव का, और ये कौन से खेल से संबंधित है। आपको पता है कि भाई एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड दिया जाता है। उस लिस्ट को जिसने भी याद किया होगा तो उसके लिए फायदेमंद है, और जिसने नहीं किया तो उसके लिए दुखदाई है, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट अवार्ड है, विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, द्रोणाचार्य है ना। तो ये तो आप द्रोणाचार्य बोल रहे हो, विश्वामित्र, और लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो ये चीज तो इंपॉर्टेंट थी, इसको तो देखना ही था ना। किसी भी तरीके से ट्रिक बना के याद रख लेते, कोई समस्या नहीं थी। तो यहाँ से आ गया, ठीक है। तो एमपी करंट अफेयर की जो भी बुक थी वहां से पूछा जाता हो, ठीक है। और ये भी एमपी करंट अफेयर की बुक से पूछा गया है। और एमपी करंट अफेयर बोल रहे चाहे इंडिया का बोल रहा, आपको पता है इंडिया की टीम, हॉकी टीम ने क्या जीता था, मेडल जीता था, काय में, हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो विवेक प्रसाद यहाँ से थे संबंधित, होशंगाबाद से इटारसी से संबंधित है, डीएसपी भी बनाया था इनको। कैटरीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो यहाँ पर बहुत सारे देशों की महिला राष्ट्रपति बनी, प्रधानमंत्री बनी थी, तो यहाँ कंफ्यूज होना लाजमी था। कई लोगों ने नॉर्वे, स्पेन जो भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। गलत हुआ तो अच्छी, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, और सही हुआ तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको डील करने से पहले ये सोचना चाहिए कि किसी भी देश में अगर कुछ पहली महिला हो रही है ना, तो उसको आपको किसी भी तरीके से ट्रिक से याद करना है, ठीक है। तो जैसे हंगरी, तो इसको आप याद रख लीजिए, रख लेते हैं कि भाई मैं बहुत हंगरी हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ या भूखी हूँ, तो मैं क्या खाऊंगा, मैं एक कटलेट प्लेट ऑमलेट खाऊंगा, या फिर कुछ भी खा लूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी याद रख लेते हैं, याद ही तो रखना है अपनों को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है, पूछा गया है। तो बेगा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, इसके बारे में अगर आइडिया है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बेगा जनजाति कहाँ पाई जाती है ये नहीं पूछा उसने, बेगा विकास प्राधिकरण पूछा है। और ये उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बेगा पाया जाता है उसी क्षेत्र में आपको बेगा का अभिकरण मिलेगा। तो सीधा क्वेश्चन हो जाता, भाई पूर्वी मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति पाई जाती है, तो उसमें पूर्वी मध्य प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, बालाघाट, रायसेन, शहडोल और मंडला हो जाता। तो रायसेन तो आपको पूर्व में नहीं मिलता है ना, ये तो पता होगा ना भाई, भोपाल के पास है ना रायसेन, तो ये वहां से सही हो जाता। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है, पूछा गया है। श्रीधर नारायण बेंद्रे, विष्णु चिंचलकर, नाना साहेब पेंसे और अमृतलाल बेगड़। तो इसका राइट आंसर इन्होंने बोला सी, नाना साहब पेंसे, ठीक है। और अमृतलाल बेगड़ रचनाकार थे, साहित्यकार थे, और जिसने गूगल किया होगा इनके बारे में तो उनको पता चलेगा कि भाई चित्रकार भी थे। मैंने तो नहीं किया था गूगल, इसलिए मैंने भी इसको साहित्यकार ही लगाया था, ठीक है। इस वजह से ये मेरा गलत हुआ, कोई बात नहीं है इसमें। भाई आप अगर एक्स्ट्रा एफर्ट, यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट मांगने की जरूरत थी, मतलब उन्होंने ऑलरेडी बोल के रखा था कि मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व बोला था, ठीक है। ये सभी व्यक्तित्व है, ठीक है। अब ये है, अब ये विष्णु चिंचालकर कहाँ से है, आपने ये अगर गूगल किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने प्रमुख व्यक्तित्व का जो एक छोटा 8-8 मिनट के वीडियो डाले वहाँ पे डील किया है। तो ये देवास से संबंधित है, इसके बारे में बताया, और इनके गुरु का नाम क्या है, देवलालीकर है, ये भी बताया, ठीक है। उनसे ही इन्होंने ये विद्या सीखी है। और श्रीधर नारायण बेंद्रे के बारे में भी डिस्कस किया है। अमृतलाल बेगड़ के बारे में मैंने नहीं बताया होगा शायद, और बताया भी होगा तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैंने बताया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती कभी कभी, आपको दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती कोई, कभी कभी तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत चल जाता है ऊपर नीचे। किस तीर्थ स्थल को प्राचीन नाम से मंदाता बोला जाता है, तो फिर मंदाता नगरी के बारे में बात करें, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओमकारेश्वर हो जाएगा। कई लोगों को महेश्वर और ओमकारेश्वर में कंफ्यूजन हो गया होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो धार्मिक स्थल है मध्य प्रदेश के खासकर उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। 5-5 पॉइंट लिख लीजिए, ज़्यादा मत लिखिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि आप जब मेंस देने जाएंगे तो वो 5 पॉइंट आपको मेंस में भी काम में आएंगे और यहाँ पे भी काम में आएंगे। तो आपको तैयारी कैसे करना है प्रीलिम्स की अब से, कि हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको 4 से 5 जानकारी लिखनी ही लिखनी है। गूगल का यूज़ कीजिए, किसी बुक में अगर जानकारी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही तो गूगल कीजिए, वेबसाइट देखिए ऑफिशियल, मतलब कोई भी जिले का नाम डाल देंगे उसके सामने, एनआईसी डालेंगे NIC.in, तो उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तुर्का कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका अपन ने ट्रिक का वीडियो डाला था, उसने देखी होगी, जिसने भी देखी होगी तो उसका सही हो जाएगा, निमार्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, दस्तपुर अभिलेख हो जाएगा, मंसूर का, ठीक है। मंसूर अभिलेख के नाम से नहीं आता है, ठीक है, इसको मंसूर को आपको पता है दस्तपुर बोला जाता है, तो इसके नाम से आता है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ पर रेशम की भी साक्ष्य मिले सबसे पहले,
ठीक है, रेशम मार्ग के साक्ष्य मिला है, तो ये इस हिसाब से राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑलरेडी लुसेंट का ही है, इनडायरेक्ट पूछा गया है वो, लेकिन आपको अगर दसपुर के बारे में थोड़ी भी जानकारी होती है तो ये बता देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों में सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है? विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है और नेता प्रतिपक्ष भी होता है। क्वेश्चन हट जाएगा तो फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे जो भी होना है। ठीक, तो इजी क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं था। आपको बताया उसने आयोग का बोला ही गया है कि आयोग के क्वेश्चन पूछूंगा मैं, तो पूछ लिया उसने। ठीक, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, इसका राज्यपाल हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि यूनिट 10 का क्वेश्चन है। ठीक, ये भी यूनिट 10 का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2018 का क्वेश्चन पेपर का सीधा क्वेश्चन उठा करके दे दिया गया और कुछ नहीं किया है। बस यहाँ पे क्या चीज चेंज की है, यहाँ पे बोला है 1 2 3 ऑप्शन दे दिया, वहां पर 1 2 3 का ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को देता है या प्रेसिडेंट को देता है, ये बताना है। इसका राइट आंसर ये लोग बोल रहे हैं 1 और 2 सही है सिर्फ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका अधिकतम कितने सदस्य होंगे। इसका राइट आंसर 7 सदस्य भी बोल रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग 5 भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो 1973 का नियम आया है उसमें सीधा दिखा है 5 सदस्य होंगे मैक्सिमम। ठीक है, और इसकी जो वेबसाइट है उस पर भी 5 सदस्य दिख रहा है, और कहीं पर आपको इसके बारे में 7 सदस्य भी मिल रहा है। देख लेते हैं क्या बोलता है एमपीपीएससी इसके बारे में ऑफिशियली। ठीक, तो यूनिट 10 के क्वेश्चन अच्छे आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि कुछ टफ पड़ गए, जिसने अच्छे से थोड़ा डीपली थोड़ा सा देखा था, समझ कर देखा था, कॉन्सेप्ट देखे थे, बारीकी से ध्यान दिया था, उसके लिए ज़्यादा अच्छी बात है, उसके कोई समस्या नहीं आई होगी। केक के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी छुट्टी मंजूर कौन करेगा या नामंजूर कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, सीधी बात है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन। ठीक है, इस्तीफा भी उसी को देगा, नियुक्ति भी वही करेगा। ठीक है, घुमा के दिया था उसने डायरेक्ट, ये छुट्टी की बात कर रहे हैं तो छुट्टी क्या आपको समझना चाहिए, संवैधानिक पद है तो बड़ा पद है, तो प्रेसिडेंट ही उससे संबंधित होगा, कोई अन्य तो होगा नहीं उससे। ठीक है, तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना है। पीएससी का पेपर है, कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे, प्रेशर में रहेंगे, क्लोज कॉल होता है, हर एक क्वेश्चन में क्लोज कॉल होता है। जैसे आपको ओमकारेश्वर महेश्वर दिख रहा है, महंदाता नगरी के बारे में बहुत क्लोज कॉल था, वो कई लोगों ने महेश्वर भी लगाया होगा। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होता है पीएससी का कि भाई आपको कंफ्यूज किया जाता है, आपको जानकारी दो सिमिलर दी जाती है, आपको कंफ्यूज किया जाता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका दिमाग का माइंडसेट लेवल चेक किया जाता है कि भाई आप कितने क्लियर कट थे किसी चीज को लेकर के, कि भाई किसका आंसर ये है और दिमाग में वो ही छपा हुआ है, किसी चीज में कंफ्यूज नहीं हो रहे आप। ठीक है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे पूछा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इन्होंने जो दिया है, इन्होंने दिया बी, केवल 2 और 3। ठीक, ये नहीं रहे बोल रहे हैं। तो पाटस तो थे, केसी रेड्डी भी थे और सत्यनारायण सिन्हा भी था, तो ये क्वेश्चन भी हटेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। मध्य प्रदेश में निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन से अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? तो गोविंद नारायण सिंह नहीं था। पहला नॉन कांग्रेसी अगर मुख्यमंत्री कोई बना तो वो गोविंद नारायण सिंह है। कई लोगों ने कैलाश जोशी पढ़ा है, वो सही है, नॉन आईएनसी जरूर है, लेकिन नॉन मतलब बीजेपी का प्रथम है वो। ये नॉन आईएनसी मतलब ना तो ये बीजेपी से संबंधित है ना ही कांग्रेस से संबंधित है, ये संयुक्त दल से संबंधित है। तो पहले मुख्यमंत्री का क्वेश्चन अगर कभी आया किसी भी एग्जाम में तो गोविंद नारायण सिंह ही लगाना, कैलाश जोशी मत लगाना। ठीक, तो ये थोड़ा डिटेल में चले जाते तो वहां पर दिखता। नेक्स्ट है कि अब देखिए भारत मध्य प्रदेश की संवैधानिक संरचना के अंतर्गत तो आपको ये दिखने को मिलेंगे क्वेश्चन। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य अपना मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा हाईकोर्ट का। ठीक है, मुख्य सचिव हो जाएंगे, और कुछ संस्थाओं और देख लीजिए, विधानसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे, उसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे। अब इसकी ट्रिक जिसने बनाई थी, ट्रिक तो नहीं बनाई पाए होंगे, तो खासकर कुछ लोगों ने थोड़ा डिटेल, कुछ लोग की आदत होती है ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की, तो इसमें मैंने भी किया था कि मैंने विधानसभा के उपाध्यक्ष देख लिया था और मैंने ही एक गेस किया था अपनी तरफ से कि यार ऐसा क्वेश्चन तो बन सकता है कि विधानसभा का कोई उपाध्यक्ष हो और क्या वो अध्यक्ष भी बना हो, ऐसा कोई हो सकता है क्या? तो मैंने जाकर के देख लिया, लिस्ट मिल गई थी और फिर उसको देख लिया, मैंने टिक कर लिया कि हाँ हाँ ये 3 4 लोग थे यार, ठीक ठीक। फिर मैंने क्वेश्चन सीधा का सीधा दिख गया। तो कभी कभी क्या होता है, आप जो सोचते हैं ये आपको सोचना भी है कि आपकी तरफ से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पीएससी में, तो उन क्वेश्चन को हाईलाइट करके कहीं लिख लीजिए या फिर उसी में हाईलाइट कर दीजिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके नजरिए में, तो उसको ज्यादा रिवाइज करना है। ठीक है, लास्ट टाइम जब रिवीजन करेंगे आप एग्जाम के 2 3 दिन पहले। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता रामकिशोर शुक्ला। ठीक, सभी रहे, वो प्रोटेम स्पीकर रहे हैं और अपना डिप्यूटी स्पीकर भी रहे।
नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, कोई याद नहीं करता, इतना डिटेल में अंदर कोई नहीं जाता। पंचायती राज से संबंधित जितने भी अधिनियम आए थे, ठीक है, 1962 हो, 81 हो, 88 हो, 1973 हो, 1993 हो, तो ये सभी अधिनियम के अंतर्गत की बात आप सब याद रख लेंगे क्या? नहीं हो पाएगा, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी अगर होगी तो फिर वहां से आप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि देखिए, पहला और दूसरा नहीं हो पाता, इतना तो आप लोगों में कॉमन सेंस है। तीसरा और चौथा में क्लोज था, क्लोज था, लेकिन जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉजिटिव आंसर होता है वो खुद बोलता है, चिल्लाता है कि मैं हूं आंसर। कैसे बोलेंगे? इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा, ये बोल रहा है। और दूसरे में बोल रहा है कि ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित, ये देखिए, एक तो निर्वाचित और संबंधित ग्राम पंचायत का पंच, दो विश्लेषण दे दिए यहाँ पर। विशेषता बता रहा है, जो विशेषता बता रहा होता है वो ही हमेशा ज्यादा सही होता है, तो राइट आंसर डी हो जाता है इसका। तो बुजुर्ग व्यक्ति को बाद में बताएंगे, जैसे पंच भी नहीं होता बोलता वो, तो फिर बुजुर्ग सदस्य हो जाता, सदस्य होता, बुजुर्ग व्यक्ति भी नहीं होता। पंचायत का निर्वाचक नामावली के अंतर्गत ऐसा भी बोल देता वो, ठीक है, तो यहाँ पे और फंस जाते हैं आप। तो आपको कॉमन सेंस का यूज करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन में तो कॉमन सेंस ही था, ठीक है। तो वो भी आपको एमपी की कोई भी बुक में मिल जाएगा, पंचायत से संबंधित क्वेश्चन था वो। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समिति है? और मध्य प्रदेश की जो संवैधानिक संरचना है वो किसी भी बुक से नहीं पूछा गया, ठीक है। आपको खुद से गूगल करना चाहिए था, गूगल करने के बाद आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। मैं कहना चाहूँगा किसी के बुक नोट्स में से या कहीं से मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो फिर आपके लिए अब आपको जो करना चाहिए, जिनका पेपर बिगड़ा है, मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए जिसके 65 क्वेश्चन से नीचे जो लोग हैं वो लोग क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, ये सोच लीजिए। 65 और 65 से ऊपर जो लोग हैं वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो 65 से जो नीचे लोग हैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब है अभी आपका टाइम है, आपको क्या करना चाहिए, जो एमपी का वेटेज है ना ज़्यादा है, एमपी को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो संवैधानिक संरचना को सबसे पहले उठाइए, पूरे गवर्नर, पूरे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्यमंत्री से लेकर के आपको विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इतने करने के बाद मुख्य सचिव हो गया। मुख्य सचिव के बाद आप करेंगे इसमें, फिर आप क्या करेंगे इसके बाद मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व में सभी 6 श्रेणी से आ जाएंगे, तो सबके बारे में 2-2 3-3 4-4 लाइन देख लीजिए। किसी की बुक में अगर ये सब जानकारी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन जितनी जानकारी अभी बोली है वो अगर जानकारी जिसकी बुक में नहीं है आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समिति है पूछा गया। तो या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपको बनते नहीं तो भाई सीधा लगाइएगा, 1 2 3 तीनों सही, ठीक है। नेक्स्ट है, अब वो वहां पर फिर आपको कुछ नहीं किया जा सकता, वहां नहीं बना तो नहीं बना, लेकिन आपको तो अब आप ए बी सी डी अगर तीनों चारों नहीं लगाते तो फिर क्या होता है, फिर वो तो बहुत ही गलत हो जाता है ना। वर्चुअल कीबोर्ड खालिस्तान से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाता है, इसका भी तीनों ऑप्शन देखने के बाद लगाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित खासकर। नेक्स्ट है कि एक ईमेल से जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया, इसका राइट आंसर क्या बोल रहा है? ये स्पूफिंग बोल रहा है। आपको बताना है स्पूफिंग हो या फिशिंग होगा, दोनों में से क्या होगा। स्पैमिंग और स्निफिंग तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन था और ये जो जितनी टर्म्स है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, इसकी डेफिनेशन जिसने देखी होगी अच्छे से, अब डेफिनेशन देखने से फायदा क्या होगा कि आपको जो मेंस में अगर ऐसा 3 मार्कर में पूछ लेगा तो वहां पे फायदा होता था और यहाँ भी हो जाता है ना। तो उस हिसाब से डेफिनेशन वाला क्वेश्चन था यूनिट 9 का। एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, ये भी यूनिट 9 का है, तो नेटवर्क सर्वर बोल रहा है, ठीक है। कई जगह आपको फाइल सर्वर भी मिलेगा, कई जगह प्रिंटर भी मिलेगा, कई जगह अनुप्रयोग भी मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आयोग देगा, अपन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। जैसे वो नेटवर्क सर्वर वाला, उसके लिए आप परेशान नहीं हो सकते, जो जानकारी कहीं पर है नहीं अच्छे से तो, और आपने पढ़ी नहीं है, जो जानकारी आपने पढ़ी नहीं है उसका कुछ नहीं किया जा सकता, वहां से तुक्का मार सकते हैं अपने कॉमन सेंस की बिहाफ पर, ठीक है। आपको सोचना है कि भाई आपका जो लॉजिक कह रहा है, फर्स्ट जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि ये होगा तो वो लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं उससे। जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए बस। खालिस्तान एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। नेटवर्क टोपोलॉजी तो आपने पढ़ा होगा, बस, स्टार, रिंग, मैश इस टाइप की होती है, तो जो नहीं है पूछा, ग्रिड नहीं होती भाई, ठीक है। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इन लोगों ने बोला ज्ञान, मुझे नहीं लगता ज्ञान होगा, इसका राइट आंसर हाइपोथेसिस हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, हाइपोथेसिस होगा या ज्ञान होगा, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉमन सेंस के ऊपर ही था, 35 वाला। 30 इसका था 36, ये भी मैंने मैप में आपको
प्रैक्टिस नहीं करवाई थी, मैंने खुद ने मैप बना के रखे थे, आपने नहीं किया किसी ने कमेंट, तो इस वजह से मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। लेकिन मैंने डिस्कस नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं कर सकते थे। मध्य प्रदेश का परिवहन, मध्य प्रदेश में परिवहन के नाम से वीडियो डाल के रखा हूँ 8 मिनट का, और वो भी उसमें दो नहीं तीनों हाईवे डिस्कस किए गए, 39, 46, 44। तो ये तो आप लगा ही लेते किसी भी तरीके से। मैंने बताया चित्रकूट कहाँ पर स्थित है, कौन सा हाईवे पे है, खजुराहो कौन से पे है, ओरछा किस पे, तीनों का नाम बताया। जाकर के देखेंगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएगी। तो ये क्वेश्चन वहां से सही होता। 39 आपको खजुराहो दिख जाता, बाकी सब सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। 44 आपको पता है कि भाई सबसे लंबा है भारत का, तो कहाँ से घुसेगा, वहां से घुसेगा भिंड से, फिर वो नीचे आ जाता है दतिया में। ठीक है, तो ऐसे नीचे आता, फिर उसके बाद वहाँ पे सागर से एंट्री लेता है, तो ये आपको सागर दिख जाता है। 44, 46 आपको पता है जबलपुर से चला जाता है। ठीक है, 46 कहाँ से जाता है, 46 जाता है भोपाल से, 30 जाता है जबलपुर से। ठीक है, तो ये वहां से हो जाता है। आपने वीडियो देखे तो ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात ही नहीं। तो ये आपकी गलती है, आपको मैंने कई बार बोला हूँ। और प्लेली ये जो वीडियो होता है ना, उसके लास्ट में एंड स्क्रीन में मैं कई बार लगाया एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस के 1 लाइनर का क्वेश्चन, 8 8 मिनट, 6 6 मिनट, 7 7 मिनट की वीडियो। जिसने देखा होगा उसको निश्चित तौर पर फायदा हुआ, कई लोगों को फायदा भी हुआ, कई लोगों ने मैसेज आया देखा, तो उन लोग को बहुत फायदा हुआ है। जिसने नहीं देखा वो उसी का नुकसान हुआ है। अब आप नहीं देखा है, नहीं हो पाया पास, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, जाकर के पहले वीडियो देखिए। उससे क्या होगा फायदा कि जो क्वेश्चन आपको यूनिक लगता है जाकर के लिखिएगा। हजारों बार बोल चुका हूँ, जो क्वेश्चन यूनिक लग रहा है, जितने भी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है, वो जाकर के सीधे आपके नोटबुक और जहां बुक है उसमें लिखना है। लाखों बार बोल चुका हूँ, लेकिन आप सुनते ही नहीं। तो नहीं सुनेंगे तो फिर आपको ऐसे इंतजार करते रहना पड़ेगा ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, सिर्फ ग्वालियर नहीं है। इन्होंने जो राइट आंसर बोला तीनों चार, जो कि बिल्कुल भी गलत होगा। खजुराहो भी इंटरनेशनल है, इंदौर भी है, भोपाल भी है। आप जाकर कहीं भी देख सकते हैं, खजुराहो की वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राइट, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। तो सारणी में थर्मल पावर प्लांट है, अमरकंटक में भी है, बिरसिंहपुर में भी आपको पता होगा। ठीक है, संजय के नाम से हो जाएगा, अमरकंटक में भी है। तो ये सब आपको थर्मल पावर प्लांट 10 तो प्लांट है और उसके बारे में लिस्ट नहीं पता, तो फिर इसमें आप ही की गलती है। एमपी की जीके का, ये भी एमपी जीके क्वेश्चन था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में ये थोड़ा आपको परिवहन का गूगल करना पड़ता, क्योंकि आपको ये ऐसा स्पेसिफिक कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन खजुराहो को तो स्पेसिफिक मिल जाएगा, किसी भी आपको एमपी की जो भी बुक होगी उसमें खजुराहो का राइट आंसर तो मिल ही जाएगा। भोपाल इंदौर का नहीं मिलेगा, लेकिन इंदौर में हाल ही में करंट अफेयर में दुबई से फ्लाइट आई थी, आपको ये पता होगा। ठीक है, और भोपाल में भी है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो आपको अपडेट रहना है, अपडेट रहेंगे, चीज़ों के बारे में सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे। जितनी न्यूज़पेपर की कटिंग में डालता रहता हूँ टेलीग्राम के ग्रुप पर, आप उतना ही देख लेंगे तो उतना सफिशियंट है। आपको पका पकाया देता हूँ मैं, कटिंग डालता हूँ। आपको करना पूरा न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना है। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं कोई समस्या नहीं है, आपको अगर मैं जो कटिंग भेज रहा हूँ उतना भी पढ़ लेते तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। बरगी, तवा, मटियारी, बारना। फंसे कहाँ पर, मटियारी और बारना में, बाकी दो तो सही था। बारना रायसेन में, जिसको याद आया उसका सही था, बाकी मटियारी तो मंडलाई में था। एमपीजी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सीधा थोड़ी बोलेगा कि भाई बारना घाटी परियोजना किस जिले से संबंधित है। गया वो जमाना भाई, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। कंठस्थ कजिए, एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। मध्य प्रदेश का मालवा पठार में सूती वस्त्रों की मिल है, सही बात है भाई। उज्जैन आपको पता है, मालवा का रीजन, इंदौर, उज्जैन, ये सब उसी के लिए फेमस है। मालवा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये कोई पूछने की बात ही नहीं, दोनों हो जाता है राइट आंसर। कार्बेट, जिम कार्बेट के बारे में बात कर रहा है, कार्बेट नहीं भी आता है तो जिम कार्बेट हो जाता है राइट आंसर इसका। तो देखते से बोल देते कि उत्तराखंड ढूंढ लो ऑप्शन में। कभी क्या करना है, जैसे कि आपको जिस क्वेश्चन का आंसर है ना, उसमें अपना आंसर ढूंढना है। जो क्वेश्चन पढ़ा जिम कार्बेट आपको पता है उत्तराखंड में, तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है उत्तराखंड कहाँ है। आप ऐसा ना करें कि यार इसमें से इसको एलिमिनेट कर दो, उसको एलिमिनेट कर दो। जो आपको सटीक पता है वो सीधा ढूंढिए, आपका कहाँ है उसको लगा दीजिए। ज्यादा सोचेंगे तो फंस जाएंगे। डब्ल्यूएचओ की स्थापना आपको पता ही है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है, तो 1948 राइट आंसर हो जाता है। 7 अप्रैल तो कहीं दिया नहीं उसने, 7 अप्रैल 1949 ऐसा दे देता तो फिर तो आपकी खटिया खड़ी हो जाती थी। इसरो का फुल फॉर्म बोला है तो ये डी हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ क्वेश्चन देख करके कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सर बहुत पेपर इजी था, इतना तो 80 चला जाएगा, 90 चला जाएगा। भाई ये जो 80 90 बोल रहे हैं ना, इन लोगों का ऐसा है कि ये अभी 80 बोल रहे हैं, लेकिन जब अभी कट ऑफ आ जाएगा या फिर आयोग के आंसर किया जाएगा तो ये जो 80 वाले 75 पा देंगे। तो कौन कितने नंबर बोल रहा है, झूठे भी बोलते हैं कई लोग नंबर। आपको अपने नंबर खुद को पता है। ठीक है, तो 65 से कम वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा फिर से अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में जाइए। 65 से 70 वाले बेफिक्र रहे, किसी भी कैटेगरी के बोल रहा हूँ मैं।
और जनरल वाले खासकर जो 70+ है, जनरल वाले 72+ है जनरल वाले, तो निश्चित तौर पर आपका हो रहा है 72 में गर्ल्स भी आ जाती है, बॉयज़ भी आ जाते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आप ये ना सोचो कि 75 77 80 चला जाएगा टॉप, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टेकनिक किया? इसका तो मुझे करंट अफेयर कहीं पढ़ने में नहीं आया कि भाई इसका राइट आंसर बी मध्य प्रदेश दिया गया है। मुझे तो कहीं पढ़ने में नहीं आया, 2 3 बुक से मैंने प्रिपेयर किया था, लेकिन मुझे तो नहीं आया। फिर भी आप राइट आंसर बता दीजिएगा मध्य प्रदेश होगा कि केरल होगा, क्योंकि मैंने कहीं केरल सुना था न्यूज़ में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब विश्व पेंगोलिन क्यों पूछ लिया उसने, पता है, क्योंकि पेंगोलिन की अवैध तस्करी ज़्यादा हो रही थी, और आपको न्यूज़ में अब पेंगोलिन था, चाइना में खासकर मारा जाता है, उसको खाया जाता है, तो और उसके ब्रश बना के बेचे जाते हैं, उसके जो कांटे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ आयुर्वेदिक उसमें औषधि भी बनती, अवैध तस्करी बहुत ज़्यादा हो रही थी उसकी, तो इसी वजह से केरल में कुछ हुआ था पेंगोलिन को लेकर के, तो वही मुझे स्ट्राइक किया था, और इसी वजह से मैंने उसको वहाँ लगाया। तो आपने क्या लगाया देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और जिसका मध्य प्रदेश सही है, और मध्य प्रदेश अगर सही कहीं मिलता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। फास्फेटेज परीक्षण किस विश्लेषण हेतु होता है? इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी ही होगा। दूध में फास्फेट होता है तो पानी में भी फास्फेट होता है, ठीक है, ठीक। और दूध में लैक्टोमीटर भी यूज होता है, तो उस हिसाब से सोचा जाए तो फिर देख लेते हैं इसका राइट आंसर आयोग क्या देता है, ठीक है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है भाई? साहित्यकार से संबंधित था, तो इजी क्वेश्चन है ये, लुसेंट का है सीधा क्वेश्चन, ठीक है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति कहाँ मिलेगी? आप पीपल की मिल जाएगी, ठीक है। लुसेंट, और लुसेंट लुसेंट कितने बार बोला हूँ ये देख लेना थोड़ा सा। किसी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता लुसेंट चोल साम्राज्य थी, ग्रामीण प्रशासन स्वायत्ता। एलोरा एलिफेंटा लुसेंट राष्ट्रकूट सा, ठीक। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया? चंद, ये भी अपना वो हो जाएगा, क्या नाम है, लुसेंट, ठीक है। सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा अपना लूसेंट, उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो भूगोल में महाद्वीप का अपन ने डिस्क्राइब किया हुआ है उस सेक्शन में मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा उस सेक्शन में तो उसके 2 3 4 पन्ने पलटा देंगे तो उसके बाद मिल जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग को आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? ये हो जाएगा राइट आंसर मलक्का स्ट्रेट, सही है ये, क्योंकि आपको पता है अभी चीन और यूएसए के मध्य क्या चल रहा है, और क्यों इसका मलक्का होगा उसके बारे में बताता हूँ। ये अपना इंडियन ओशन हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो जाएगा, ठीक है, इधर, और ये हो जाएगा इंडोनेशिया, और यहाँ मलक्का स्टेट हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा इधर, जावा आइलैंड, सुंडा सुमात्रा, सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मलक्का स्टेट से ना प्रशांत महासागर से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए 70% व्यापार होता है, और सामरिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इंडियन ओशन पे चाइना का अधिकार हो गया, अब ये पैसिफिक पे तो मैक्सिमम जो दक्षिण चीन सागर से लेकर के फिलीपींस के पास वाला है उस पर कब्जा कर चुका है वो, और ये हिंद महासागर में भी हो गया, तो ये मान लीजिए कि जो पूरा जो वर्ल्ड नेटवर्क है ये चीन के कब्जे में आ जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा आर्थिक और युद्धनीतिक महत्व में मलक्का ही होगा राइट आंसर, ठीक है, कोई कुछ भी कह ले। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन पर्वत नहीं है? तो इसका तो राइट आंसर अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैंने खुद ने ट्रिक डाली थी, आर ये ऐसे नहीं लिखा था आर, मैंने ये लिखा था URAA हिमालय, ये मैंने इसकी ट्रिक बना के डाली थी, जिसने देखा होगा तो उसको फायदा होगा। आप देखेंगे नहीं तो फिर आपको फायदा होना भी नहीं है। यूराल हो जाएगा, रॉकीज हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा, आल्पस हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, ये इसकी ट्रिक थी। जिसको ये छोटी सी ट्रिक याद थी उसको कोई समस्या नहीं आई होगी, ठीक है। तो अच्छे से फॉलो करेंगे तो ही फायदा होना है, वैसे नहीं होगा। कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा बोला जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लूसेंट हो जाएगा, भारत चीन। ट्रक कृषि संबंधित है, लूसेंट से संबंधित होना चाहिए वैसे, जहां तक मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ट्रक कृषि, ट्रक फार्मिंग बोलते हैं जिसको, साग और सब्जी से हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी है लूसेंट से तो फिर आपने जो कृषि उत्पाद की तकनीक पढ़ी होगी उसमें ट्रक फार्मिंग तो जरूर पढ़ा होगा ना, बहुत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 लूसेंट का है, 338, और मैंने भी बताया था ये, तो आपको दिखेगा जा करके। तो बहुत सारे, कम से कम मान लीजिए मैंने जो टेस्ट सीरीज करवाई और जो वीडियोस मैंने डाल के रखे उसमें से कम से कम 60 to 65 क्वेश्चन तो उसी से आए, ठीक है। तो और यहाँ से आपने जो पढ़ा होगा अपने सोर्सेज से 10 क्वेश्चन यहाँ से सही कर लेते तो 75 तो ऐसे ही थे इसको। अब ये आपके ऊपर, आपको जिस प्रकार से जैसे फॉलो करना है आप लोग कीजिए, मेरा काम है आपको बोलने का, रिक्वेस्ट करने का, आप कर सकते हैं, करना है आपका भला। मेरा तो वैसे भी कोई भला नहीं होगा, आप ही का भला होगा। मुझे खुशी इस बात की होगी कि आप लोग निकल जाएंगे, ठीक है। 338 में SC हो जाता, 338A में हो जाता अपना ST, ठीक है, और ये 340 में हो जाता। और ये तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो फिर किसी संविधान में, मतलब आर्टिकल में तो है नहीं है, अलग से बनाया गया उसको विधान के माध्यम से, ठीक।
तो लूसेंट का ही था। सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 20 बोल रहा है यूनिट 10 का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात कर रहा है कि लेखाओं का संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करता है, प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा इससे संबंधित आपको बताना है, 150 हो जाएगा। ठीक है, लेखा संपरीक्षा 50 में हो जाएगा और 51 में रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, 51 में रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, और लेखा संपरीक्षा बनाएगा 50 में। तो ये तो आर्टिकल भी बताया था मैंने, इसके पूरे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 148 से लेकर 151 तक मैंने सभी बता दिए थे वैसे भी कि भाई ये होता है। ठीक है, यूनिट 10 के वीडियो जिसने देखा उसको निश्चित तौर पर पूरा फायदा होगा। यूनिट 10 के जितने वीडियो मैंने डाले ना, पूरे क्वेश्चन वहीं से, पूरे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है यूनिट 10 का बोल रहा हूँ। सारे क्वेश्चन जा करके अब यूनिट 10 जो देखेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं प्रूफ वहां से फोटो निकाल के यहाँ डालू, प्रूफ नहीं दूंगा। अब मुझे प्रूफ देने की आवश्यकता भी नहीं किसी को, जिसने देखा होगा उसको पता है कि यह क्या हुआ। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इजी क्वेश्चन है भाई, सभी को पता है, राज्यपाल करता है यूनिट 10 का। ठीक है, इजी क्वेश्चन। DMEO नहीं पता, कहाँ से पूछ लिया गया। ठीक है, तुक्का जिसने मारा सही बात है, हो गया होगा सही। कई लोगों ने ए मार दिया, कई लोगों ने डी मार दिया। आयोग का बताएगा कब हुई थी इसकी स्थापना, इन्होंने बोला डी, ए बोला इन्होंने, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के उपबंधों के तहत पालन और आदर संबंध का शब्द का संबंध किससे है? लूसेंट का ही है। पालन किस और आदर किसका किया जाएगा? मोस्ट ऑथेंटिक को सबसे ज्यादा विश्वास किस ऑप्शन को पढ़ने पर हो रहा है भाई? संविधान को पढ़ने पर हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर संविधान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षा के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? यहाँ पे बोल रहा है पहला संविधान संशोधन था, तो पहला कौन सा था? 1951 का था। इन्होंने राइट आंसर बी दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए वैसे। अब देख लेते हैं आयोग क्या बोलता है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पूछा है तो मूल क्षेत्राधिकार है, आपको पता होना चाहिए। अपीलीय हो जाएगा 131 में, सलाहकारी हो जाएगा 147 में। ठीक है, संवैधानिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त होता है इसको। ठीक, तो मूल क्षेत्राधिकार आपको पता होना चाहिए था, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको मैंने जितने भी आर्टिकल का डाला था, आर्टिकल जाकर के देखते तो 4-5 क्वेश्चन तो वहीं से सही हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा ही नहीं। दो राज्यों के मध्य विवाद होता है, या फिर एक राज्य या फिर केंद्र के मध्य होता है, या दो से अधिक राज्य और केंद्र के मध्य विवाद होता है, तो ये और संवैधानिक प्रश्न पर होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ही देखता है, उसका मूल क्षेत्राधिकार है वो। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के हिसाब से इसमें IMF ने बोला है कि इसका कितना था विकास दर, ये कितना अनुमानित किया उसने 2021 में? 9.5 राइट आंसर होगा। इन्होंने डी बोला, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एक मध्यान्ह मिड डे मील योजना के बारे में बोल रहा है कि 15 अगस्त 1995 से शुरू हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो पता ही होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी जानकारी होती है उसके बारे में आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना। ITI एक्ट 2000 के अंतर्गत अवधारणाओं को पेश किया गया है। सभी अवधारणा है, सब पढ़ लेंगे, ऑप्शन तो लगा लेंगे जिसने थोड़ा बहुत भी देखा होगा। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार खाली संघ के द्वारा होता है, इसका आंसर नहीं बताया जाएगा, इसका राइट आंसर आयोग बोलेगा। ठीक है, बाकी जो लोग टेस्ट सीरीज वाले जो भी बोल रहे हैं वो बोलते रहेंगे, क्योंकि उनको मेंस की टेस्ट सीरीज बेचनी है। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? राउटर का करते हैं, सही बात है। कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कोई भी बुक से पूछ लीजिए, उससे पूछ लेगा। ठीक है, परीक्षा मंथन मैंने रिव्यू किया था, वहीं से पूछा है। इंटरनेट पर एक डेटा बेस में जहां विभिन्न मेजबानों को नाम और पता होते हैं, वो क्या कहा जाता है? डी डोमेन नेम सेवा भी हो सकता है, डोमेन नेम सिस्टम भी हो सकता है। देखते हैं इसका राइट आंसर आयोग के देता है। ठीक है, इसका आंसर भी आयोग ही देगा। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार और अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहते हैं? इसमें से राइट आंसर बताना है। ठीक है, आयोग बताएगा, आप नहीं बताएंगे और मैं भी नहीं बताऊंगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो वो सब ई कॉमर्स की वेबसाइट से और ई कॉमर्स का जो अपन ने वीडियो डाले वहां से आया है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने B2C G2G सभी का बने एक एक लाइन में बताया था। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष से संबंधित हुई? 2-3 दिसंबर 1984, पुराने PYQ से पूछा गया वो। सर्टोली सेल टेस्टिस में होती है, ठीक है, वृषण में होती है। इजी क्वेश्चन था, अगर जिसने थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा उसको पता होगा। जो खासकर बायो संबंधित स्टूडेंट है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई होगी, लेकिन जिसने रेलवे की कभी जिंदगी में तैयारी की होगी RRB की, ठीक है, तो वो उसको पता होगा, क्योंकि रेलवे में साइंस किस लेवल की पढ़नी होती है वो रेलवे वाले जितने लड़के हैं उसको पता है। ठीक है, कहाँ तक घुस घुस के पढ़ना पड़ता है, यहाँ तक कि आपको एक एक हड्डी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई पेल्विक जो होता है, पेल्विक जो अपने होती है वो कहाँ पर होती है, उसकी लोकेशन क्या है, वो किससे जुड़ी होती है। ठीक है, टेंडन क्या होता है, फिसाई क्या होता है, ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है, सबको लिगामेंट क्या होता है, सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये RRB वाला लेवल हो गया था साइंस का।
और बायो वाले जो स्टूडेंट उनको पता होगा, लेकिन बायो वाले उन्हीं को पता होगा जिसने रिवाइज किया होगा। ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। कई लोगों ने सिली मिस्टेक कर दी होगी, इसमें कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो ऑर्गेनाइजेशन संबंधी, यूएन की तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा वो, और नहीं पूछेगा तो भाई जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ट्रिक बनाकर याद कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करेंगे तो हमारे से राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। स्टमक, इसका भी रोग किससे हो जाएगा? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, और इसकी ट्रिक बता के डाली है मैंने, लेकिन आपने नहीं देखा होगा। विटामिन सी हो जाता, विटामिन ए में रतुंदी होता है। ठीक है। विटामिन डी से अपना रिकेट्स हो जाएगा। ठीक है। बी 12 से क्या होगा आपको पता है, एनीमिया हो जाता है। फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। कितना बताऊं, मालवा संवत से संबंधित कौन हो जाएगा? कृत संवत हो जाएगा। ठीक है। विक्रम संवत होता है इसका राइट आंसर। तो मैंने भी कृत ही सोचा था क्योंकि ये सब ऑप्शन में यूनिक था, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपकी अप्रोच लगाने पर भी सही नहीं होता, क्योंकि देखिए दो चीज अप्रोच लगा सकते थे यहाँ पे। एक तो सबसे ज्यादा यूनिक आंसर कौन सा है, एक सबसे ज्यादा फेमस आंसर कौन सा है, दो ही होता है। या फिर मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा है, ये तीन अप्रोच हो जाती है। अलग अलग तरीके से सबने लगाया होगा। मैंने सोचा पहले कि यार सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, तो मैं सोचा था शक संवत। ठीक। फिर मैंने क्या सोचा कि शक संवत की लोकेशन कनिष्क यहाँ से था ही नहीं, कनिष्क का संबंध था पुरुषपुर पेशावर से, तो फिर यहाँ से कैंसिल कर दिया इसको। कलचुरी हो जाएगा अपना त्रिपुर, मतलब जबलपुर से, उसको कैंसिल कर दिया, वो मालवा में नहीं आता। अब बचता कृत संवत और गुप्त संवत। तो मेरा सिक्स सेंस कह रहा था कृत संवत, लेकिन मैंने गलती कर दी, सिक्स सेंस मैंने नहीं सुनी उसकी, मैंने बोला गुप्त संवत। क्यों? क्योंकि शकों को हरा करके सकारी की उपाधि ली थी, और गुप्त संवत विक्रम संवत चलाया था उसने। ठीक है। और चंद्रगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर तो दोनों हो जाएगा फिर, तो कृत संवत भी होगा और गुप्त संवत भी हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बोलता है। ठीक है। देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर मुझे लगता है दोनों हो जाएंगे, कृत संवत गुप्त संवत दोनों हो जाएंगे। बाकी देखते हैं आयोग क्या बोलता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट के नाम से छपे हुए सूती कपड़े प्रसिद्ध है? तो ये पता नहीं मुझे कहाँ से, कहीं मैंने पढ़ा था, और आपने पढ़ा हुआ था कि नहीं पता नहीं। तो मुझे तो सिरोंज याद था, और जिसने नहीं पढ़ा था उसकी अप्रोच बताता मैं कैसे पता है। मांडू आपको पता है, और धार आपको पता है, रायसेन आपने सुना है, ये जिले का नाम लिखा है, ये भी जिले का नाम लिखा है, और जिले के अंदर के स्थान का नाम लिखा है, और ये भी जिले के अंदर का स्थान का नाम लिखा है। तो मतलब दो ऑप्शन तो नहीं होते, रायसेन और धार नहीं होता, मतलब तुक्का मारने के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे या तो मांडू होता है तो सिरोज होता, तो जिसका भी तुक्का जो लगता है वो लगा देता। कई लोग बोलते हैं कि भाई ए लगा देना चाहिए हमेशा, तो हमेशा कब तक लगा दोगे रहोगे भाई, हमेशा थोड़ी देगा। वो भी तो आगे बढ़ गया है, उसका भी तो लेवल बढ़ गया। सिरोज जिसने लगाया उसका सही हो गया, तुक्का मारा होगा जिसने। ठीक है। मैंने तो ये कहीं पढ़ा था तो इस वजह से मैंने लगा दिया इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से के संबंध में असत्य है? तो डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये एमपीजी के संबंधित हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है शीट वाला, ये किसी एमपीजीके की बुक में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। ये मालव संवाद वाला किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। स्कर्वी वाला आपको लूसेंट में मिल जाएगा, एसीएल भी लूसेंट में मिलेगा, यूनिसेफ भी लूसेंट का हो जाएगा, सर्टोली सेल आपको लूसेंट में, मुझे ध्यान नहीं है वैसे मिलेगा कि नहीं। भोपाल गैस त्रासदी एमपीजीके से हो जाएगा। इंटरनेट वाला तो उपभोक्ता वाला, ये तो बता दिया मैंने कहाँ से हो जाएगा। ठीक है। ये बताना बीच में भूल गया था कि मैं कहाँ से पूछा गया। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार का मेला लगता है? भाई इसका राइट आंसर छिंदवाड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ एमपीजीके की बुक में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। ठीक। और नेक्स्ट है कि यहाँ पर कुछ साहित्यकार दिए, उनकी रचनाएं दी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है चांद का मुंह तेरा काट का समना सही है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, गीत फरोश ठीक है, सतपुड़क घने जंगल ठीक है, हिम तिरंगे ने दे दिया भैया महात्मा गांधी की नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी की है वो, तो गलत हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 में घोषित किया गया कौन सा वर्ष? तो इंडिया ने भी वही किया है। ठीक है। ये हो जाता है। करंट अफेयर क्वेश्चन था, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है। लेकिन दिनांक आपको याद ही नहीं आई होगी तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता उसका। तो 31 अगस्त जिसने लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक बनाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। ठीक है। इसकी ट्रिक बनाने के बाद भी मुझे याद नहीं आया। विमुक्तम, मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी 31 लास्ट तारीख को विमुक्त हो जाते, लेकिन मुझे याद ही नहीं आया, मैंने ये लगाया 15 जुलाई। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए, मतलब ये है। श्री राम सहाय पांडे, इजी क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन तो सही होना चाहिए, राइट। ठीक है। एक फोटो डाली थी मैंने, वहां से दो क्वेश्चन आए, एक वो और ये दुर्गा पाई व्यायाम, ये भी क्वेश्चन वहीं से आया, तो ये दो क्वेश्चन तो आपके सही हो गए थे। ठीक है। यहाँ अब इसमें किसी ने कंफ्यूज कर लिया होगा अपने आप को गोंड और भीड़ में, तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है। जिला बताना था और उससे संबंधित उत्पाद बताना थे, तो नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, बैतूल से सागौन संबंधित था, और बालाघाट से कोदोकोट की था, ये तो पता ही। बालाघाट नहीं होता यहाँ पे, मंडला हो जाता, तो मंडला पे कोदोकोट की से संबंधित हो जाता। बाकी ऑप्शन आपको दिख ही रहा है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है। जीआई टेक वाली जो लिस्ट मैंने डाली थी आपको, मैंने बहुत समय पहले बोला था कि जीआई टेक की लिस्ट डाल चुका हूँ, जाकर के देख लेना, नहीं देखी होगी तो जिसने देखा उसको फायदा हुआ। जितना मैं बोलता हूँ उतना अगर आप फॉलो कर लेंगे ना तो फिर क्या बात है।
रंजीत सिंह का संबंध शुक्र मिसल से है, जो कि लूसेंट से संबंधित है। अंतरिम राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? लूसेंट से संबंधित है, अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस के सम्मेलन में शिक्षित भारतीयों को वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? विपिन चंद्र पाल ने कहा था, ठीक है। इन्होंने बोला लाला लाजपत राय, तो मुझे नहीं लगता कि लाला लाजपत राय राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आयोग बता देगा, ठीक है। तो फिर जिसने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम में, शायद स्पेक्ट्रम में तो होना चाहिए। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की? तो ये भी हो जाएगा लूसेंट का, साबरमती से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि डलोजी की व्यापक सिद्धांत, ये भी लूसेंट का ही है, ठीक है। इसकी ट्रिक जिसे बनाई होगी तो ठीक है, नहीं बनाए तो कोई बात ही नहीं, आपको कुछ नहीं किया जा सकता, 17 हो जाता, ठीक है। तो ये 1856 में व्यापक सिद्धांत आया था ना इसने, राज्य विलय की नीति, ठीक। लूसेंट का ही है वो भी। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है पूछा गया, तो कौन सा जिला हो जाएगा? ये भिंड हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है ये तो, एमपी की कोई भी बुक में उठा लीजिए, सेंसस से संबंधित था। मध्य प्रदेश में कितने जलवायु कृषि क्षेत्र है? तो ये जिसने मेंस के हिसाब से पढ़ा होगा उसको पता होगा, ठीक है। बहुत सारे क्षेत्र है भाई, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक। किस वर्ष भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, अब भेल भाई महारत्न कंपनी है, ठीक है, अभी हो गई उसकी संख्या 11। तो ये 11 कंपनी के बारे में जो खासकर एमपी से संबंधित है वो तो आपको करना चाहिए था ना। आपके दिमाग में इतना क्वेश्चन आता कि नहीं है? जिसका गलत है उसको बोलो, जिसका सही है उसको तो ठीक है, जिसने तुक्का मारा उसको भी बोलो, क्योंकि तुक्का से का सही हो गया तो ठीक है, लेकिन तुक्का से कब तक सही होगा? अब यहाँ पे दो चीज जानकारी मिल गई, 1964 में स्थापना हुई, 2013 में महारत्न। अब एक चीज आगे बढ़ के बता देता हूँ कि भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो ये उन लोगों को पता होगा जिसने कभी इसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट मारा होगा, ठीक है। नहीं बताऊंगा राइट आंसर, ठीक है। आप गूगल कर लीजिएगा। क्यों ऐसा बोला मैंने? इसलिए बोला कि मेहनत करने की कोशिश डालेंगे तो आप ही का फायदा है इसमें। हो सकता है भेल का आपने डाला और भेल की जगह गेल का आ गया, तो गेल का भी राइट आंसर पता चलेगा आपको, समझ रहे हो? ये बोलना चाह रहा मैं, मुझे बताने में कोई समस्या नहीं है उसको, आप चाहो तो बता दूं मैं, ब्रिटेन से संबंधित है, ठीक है। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है पूछा गया, तो इजी क्वेश्चन था, अमरकंटक हो जाता। ओमकारेश्वर भी देता ऑप्शन में, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते थे। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड दिखा था जैसे ही, तो फिर कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, यहाँ पे दिख रहा मलाजखंड तो लगा देते, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना की आवश्यकता है, कॉपर सिटी भी बोल रहा हो, ठीक है, कॉपर सिटी। तो ये छिंदवाड़ा और मतलब बालाघाट से संबंधित क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, पेपर लीक पहले कर रहा हूँ। अगला, ये दो जिले को ज़्यादा फोकस कीजिए, भोपाल इंदौर को भी फोकस कीजिए, यहाँ की जो योजनाएं जो भी चल रही होती है वो जरूर पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, और बोल रहा हूँ एक और, कि जो अपने लाइन होती है, मतलब कोर्ट होता है, विचार होते हैं, वो भी पूछी जाती है, हर साल पूछी जाती है, वो भी जरूर देखना। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में पाए जाते हैं? तो आपको जीवन भर पर्यंत पता होगा, रिंग ऑफ फायर के नाम से लूसेंट का ही है क्वेश्चन है, बी हो जाएगा, ठीक है। जिसने मैप में देखा तो उसको पता ही हो जाएगा, परिप्रसाद महासागरीय क्षेत्र हो जाता। संयुक्त राज्य में मर्कवेत श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बोल रहा है लोहा, इसके के लिए बोल रहा है ये। वैसे इसका राइट आंसर जिंक भी मिलेगा, तांबा भी मिलेगा, तो इसका राइट आंसर आपको इसको सभी देना पड़े, सभी नहीं मतलब 3 तो देने पड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, 3 में से जिसने लगाया होगा तो उसका सही हो जाएगा। यूरेनियम वाले तो फिर बाहर आप सो जाइए। निम्नलिखित में से किस शहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिला, जैसे दिखा राजस्थान पश्चिमी जिला में नहर की बात कर रहा है भाई, तो कौन सा लगाएंगे? इंदिरा गांधी लगा दो, और क्या है, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, देखा होगा ना इंदिरा गांधी फेमस नगर भाई, इसी से रिफॉर्म हुआ है वहां पर। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अभी बता रहा हूँ मैं, एक मिनट। ये जो क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर, ये भी लूसेंट का ही है, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है कि भाई सघन क्षेत्र भी है, जनसंख्या भी है, और बोले तो क्या बोल रही है कि यहाँ पर कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है। तो ये जितने भी दिए ना यहाँ पर, तो ये आपको देखना चाहिए था कि भाई इसकी लोकेशन, जीवन में कभी मैप देखा है वर्ल्ड का? तो जिसने जीवन में कभी वर्ल्ड मैप देखा होगा ना, या फिर एटलस उठाया होगा ऑक्सफोर्ड का, तो वो कर लेता है इसको सही। जिसने कभी वर्ल्ड मैप उठाया है नहीं, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। और मैप के बारे में कई बार बोल चुका हूँ वीडियो में, लेकिन आपको इतना, आपकी जहमत नहीं उठाते आप लोग कि कमेंट करके बोल दे कि सर मैप बता दो, मैप बता दो, मैप बता दो। आपसे होता ही नहीं है, तो नहीं होता तो कोई बात ही नहीं। नील नदी है तो भाई नदी है, तो आपके पास, उसके पास तो कृषि हो गई होगी, ये यहाँ से कॉन्सेप्ट होता है। चीन के पूर्वी मैदान में हांगो नदी जाती है, ये भी बन जाता आपसे, वहां पर ये लगा लेते। जिसका दिमाग में ज्यादा जानकारी है वो बिल्कुल लगाता। अब बोल रहा है कि जावा द्वीप, बोल रहा है जावा द्वीप कहाँ पर? इंडोनेशिया का हो जाता। और जावा द्वीप जब छोटा सा द्वीप है तो यहाँ पर कृषि कैसे हो जाएगी ज्यादा, है ना? या तो जनसंख्या हो जाएगी तो कृषि हो जाएगी। और उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अब बता रहा हूँ, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका बना देता हूँ यहाँ आप लोग के लिए, एक मिनट। ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगी, तो अलास्का हो जाएगा, और इधर कनाडा कनाडा हो जाएगा, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, ठीक है।
और यहाँ लेब्राडोर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। और फिर ये क्या बोल रहा है, उत्तर पूर्वी यह वाला क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है वाशिंगटन डीसी से लेकर के बड़े बड़े सिटीज हैं यहाँ पर, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे कृषि करेंगे कि भाई वहाँ पे ऑफिस खोलेंगे, बताओ क्या करवाना है, कृषि करवाते हैं बिल्डिंग में। नेक्स्ट देखते हैं कि जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत, बहुत कंफ्यूज हुए हैं कई लोग 32 और 31 में, जिसे माइनस कर लिया ना 100 में से, तो वो जीनियस आदमी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता। उससे पता चल जाता आपको 68, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे थे, आप मैं बता रहा हूँ आपको। 68% और 72% में आप कंफ्यूज हुए। तो यहाँ पर आप क्या फंसे कि 68% का नगरीकरण ये है एमपी, ये मतलब ग्रामीण हो जाएगा इंडिया में, और 72 का हो जाएगा इंडिया में। तो इसी के चक्कर में क्या होता है, ये 31 और 32% वाला भी गैप आता है। तो ये एमपी और इंडिया का कोलेप्स कर गया डाटा। लूसेंट का संबंधित क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन लूसेंट से आ गया। ठीक है, तो लूसेंट जिसने अच्छे से देखी थी उसका काम हो गया। तो इसका ही कट ऑफ बता देता हूँ अभी मैं कि 65 से नीचे वाले क्वेश्चन जिसके सही है वो बाहर है रेस के। 65 से 72 के बीच में कोई भी कैटेगरी है जनरल को छोड़ करके वो इन है। और 72 प्लस है आपके जनरल कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस भी मान लीजिए, तो और फीमेल भी मान लीजिए उसमें। ठीक है, तो ये आप लोग इन है। ठीक है, ये हो गई अपनी इसके ऊपर बात की भाई, एनालिसिस कर लिया अपन ने कि कहाँ से क्या क्या पूछ लिया गया है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। कि देखिए आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक संरचना सबसे पहले उठाएंगे। जितने अध्यक्ष होते हैं, जितने जो भी होता है, मतलब जो प्रेस्टिजियस पद होता है उसको सबको आपको अच्छे से देखना है। अभी से उठा लीजिए, कल का रिलैक्स बहुत हो गया, अब अच्छे से करना है आगे की तैयारी। तो आपको उठा लीजिए कंटेंट। कंटेंट देखिए है कि नहीं है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। एमपी को आपको ऐसे करना है कि जीवन में कभी जिंदगी में नहीं किया हो एमपी ऐसा। ठीक है, एक दो तीन जितनी बुक लेनी पड़े ले लीजिए। नोट्स खुद के बनाइए, ऐसे नोट्स बनाइए शॉर्ट में कि आपको लास्ट टाइम रिवाइज करना पड़े। और लास्ट टाइम के जो एक एक दिन है या 2 दिन है आपको ये एमपी करना है। यूनिट 10 करना है फिर, और यूनिट 9 करना है। तो यूनिट 9 का कोई माँ बाप नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है वो। यूनिट 10 को तो अपन स्ट्रॉन्ग कर ही सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। लूसेंट से कितने भयंकर क्वेश्चन पूछ लिए, ढेर सारे। इनडायरेक्ट पूछेगा, आपको सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई। ठीक है, कॉमन सेंस बिल्ड कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, आसपास के कॉन्सेप्ट पता कीजिए कि भाई क्या होता है क्यों होता है, क्या होता है क्यों होता है का दिमाग में जब भी क्वेश्चन आएगा तो गूगल दिखेगा। जब गूगल दिखेगा तो जानकारी प्राप्त होगी, जानकारी प्राप्त होगी तो दिमाग में सेट होगी, और दिमाग में सेट होगी तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रीलिम्स का एनालिसिस। इस तरीके से आपको करना है चीज़ों को। अब मेंस के बारे में बात कर लेता हूँ मैं कि मेंस को वाले क्या करेंगे। मेंस वालों के लिए बोल देता हूँ कि भाई देखिए अब क्या करना है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस उठाना है। ठीक है, जो कट ऑफ बताया उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और सिलेबस उठा करके आपको ये देखना है सबसे पहले कि किस चीज़ के नोट्स आपके नहीं है। ठीक है, कौन सा सिलेबस आपके पास कंप्लीट नहीं है उसको उठा लीजिए जल्दी से जल्दी। उसके नोट्स बनाने हैं आपको शॉर्ट, आपके उसको नोट्स बना लीजिए पहले अपने। फिर इसी नोट्स का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बोल लीजिए, सिनॉप्सिस बोल लीजिए। कैसे सिनॉप्सिस कैसे हो जाएगी भाई, एक ही 1 से 2 या 3 पेज में वो पूरा खत्म होना चाहिए। उसके की पॉइंट्स हो जाएंगे, एक लाइन में 5 नंबर का क्वेश्चन हो, एक लाइन में पूरा खत्म होना चाहिए। और 2 लाइन में 11 मार्कर का क्वेश्चन के की पॉइंट खत्म हो जाने चाहिए। समझ रहे हो, तो ये 2 से 3 पेज में एक एक सब्जेक्ट का सिनॉप्सिस बन जाता है, कोई समस्या नहीं आती। अभी टाइम है, इसके ऊपर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा स्कोर हो जाएगा, 800 प्लस हो जाएगा। टेस्ट सीरीज बिल्कुल ना ले, एमसी अभी मेंस की टेस्ट सीरीज बिल्कुल मत देना, पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आपने को क्या जरूरत है भाई, सिलेबस कंप्लीट करने की, नोट्स बनाने की, सिनॉप्सिस बनाने की, 3 पे काम करना है। टेस्ट सीरीज वही लोग ले जिसका कंप्लीट है ये सब। तो अपने प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए, आंसर राइटिंग करने के लिए वो लोग ले सकते हैं। अब ये लोग जो ये 3 काम कर रहे हैं, अब ये भैया आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। तो आंसर राइटिंग आपको कैसे करना बताइए, ये जब काम कर रहे होंगे आप, जैसे मान लीजिए आप कोई सोशोलॉजी उठा लिया आपने। ठीक है, तो सोशोलॉजी का जो भी टॉपिक आपने पढ़ा ना, विवाह संस्कार संबंधित या फिर भारतीय समाज पढ़ा, तो इसके अंतर्गत जो भी आप पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसके ऊपर उसके पीछे उसने क्वेश्चन भी लिखे होंगे, उसने लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं लिखे तो कोई बात ही नहीं है। अब आपको यहाँ देखना है कि भाई 3 मार्क का पूछेगा, 5 मार्क का और 11 मार्क का पूछेगा। तो 11 मार्कर में आपको पता है 2 पेज है, 5 मार्कर में हो जाएगा 6 लाइन, सॉरी 10 लाइन है। ठीक है, और 3 मार्कर में 2 लाइन है। 3 मार्कर में आपको पता है कि कोई अच्छा आदमी हो फेमस, उसके बारे में पूछेगा, कोई बुक वुक होगी वो पूछेगा। 5 मार्कर में छोटी सी, 5 मार्कर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कारण, प्रभाव, परिणाम, लाभ, हानि, ठीक, विशेषता, और ऐसे ही टॉपिक बनते हैं। इसमें से कुछ छूट रहा होगा तो देख लीजिएगा।
ठीक है, या फिर कमेंट में कर दूंगा मैं। ठीक, तो ये 5 मार्कर के हिसाब से बनते हैं, तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके ये इतने बनाने हैं। ठीक है, नोट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये नोट्स में बन जाएंगे ये सभी। तो एक ही मतलब जब नोट्स बना रहे होंगे तो ये करना है अपने को। इसके बाद 6 मार्कर की बात कर लेते हैं, तो 11 मार्कर की बात कर लेते हैं। ठीक है, 11 मार्कर में क्या करना है, ये सभी। अब जब 5 मार्कर में ये सब हो जाएगा तो 11 मार्कर में कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों पता है, 11 मार्कर में पूछ लिया जाता है कि भाई इसका कारण बता दीजिए, और कारण बताते हुए इसके प्रभाव क्या होंगे ये बता दीजिए, या फिर इसके पर सकारात्मक परिणाम क्या रहे, इसके लाभ और हानि बता दीजिए, इसकी विशेषता बता दीजिए, उसके बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए, है ना, आलोचना कीजिए, है ना। तो आलोचना में आपको पता हानि आ जाएगी, प्रभाव आ जाएंगे, नकारात्मक प्रभाव बता देंगे। और एक चीज आपको अपनी तरफ से ऐड करना है इसमें, कि इसमें आपको बताना है, अच्छा याद आ गया, बाद में कमेंट करता तो याद नहीं आता, प्रयास बताना है, सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं, और आपकी तरफ से सुझाव। इतने पॉइंट अगर आप लोग कर रहे हैं मेंस के हिसाब से, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, तो निश्चित तौर पर आपका मेंस तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हो जाओगे आप। मेंस तो आपका निकल गया, इतना करने पर मेंस निकल रहा है, सीधी बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं, मेंस निकल गया। अब बात कर रहे हैं कि भाई नंबर का गेम है, जो कि 800, 750, 650 और 700, ये है गेम। जनरल वाले यहाँ पर रहेंगे भैया आप लोग, तो काम होगा आपका। और अदर कैटेगरी के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर रहोगे तो भी काम हो जाएगा आसानी से। ठीक, तो यहाँ पर आने के लिए ना तो दिन रात एक करना पड़ेगा, कमर तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल जितने हो सकते हैं आ जाए, कोई समस्या नहीं है उससे। 2 घंटा, 3 से 4 घंटा या 4 से 5 घंटा सो सकते, कोई समस्या नहीं है। नॉन स्टॉप पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। जितना जो भी बताया ना उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जो 3 महीने में आप पकोगे अपने आप में, जो पाओगे वो आपको 3 महीने बाद पता चलेगा कि भाई मैंने क्या बात कही थी और आपके लिए क्या होने वाला है। ठीक है, ये 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ही पता चलेगा। अभी आपको सिर्फ सुनने में लग रहा है। जो सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा, वो जिंदगी भर सुनते ही रहेगा और निकालते ही रहेगा। जो काम करेगा इसके ऊपर, वो निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा, और उसका कमेंट आएगा 3-4 महीने बाद कि सर आपकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, तो ये जनरल वालों के लिए बोलते हैं कि भाई मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, तो जो तरीका बताया उसके ऊपर देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है ना मेंस के, वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखने के बाद उसके अंदर का कंटेंट देखिए। वो कंटेंट क्यों देखने का बोल रहा हूं, क्योंकि उसको चाहिए वो भाई, किसको, आंसर जो चेक कर रहा है उसको चाहिए वो क्वालिटी। अगर आपने आंसर राइटिंग में क्वालिटी दे दी, समझ रहे हो, तो क्वालिटी देंगे तो उसको आंसर मार्क्स देना पड़ेंगे। 11 में से उसको 8 या 9 देना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। अब कचरा लिख दोगे अंदर तो फिर वो 3 नंबर दे देगा। कचरा नहीं लिखना है आपने को ये जो नंबर फिगर बता रहा हूँ, ये फिगर में अगर आपको आना है तो उसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी वाले को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अदर कैटेगरी वाले जो है उन लोग के लिए थोड़ा सा कम मेहनत में भी काम हो जाता है, लेकिन मेहनत आपने कम नहीं करना है। क्यों पता है क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको रैंक ला सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपको अगर 650 से 700 में क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस, इसके बारे में ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप इस जोन में आ जाते हैं 800, 850, 750 वाली जोन में अगर आप आ जाते हैं, तो फिर टॉप 20 वाली जो लिस्ट होती है वहां पे आपका नाम होगा। तो जो स्ट्रेटेजी बताइए वो सिर्फ, वो जो स्ट्रेटेजी बताइए वो किसी कैटेगरी के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। यहाँ पे जो मार्क्स बता रहा हूँ कैटेगरी के लिए है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मेहनत करने वाले ऊपर वाली फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे, जो कम मेहनत करेंगे वो सेकंड कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी वाले छोटी पोस्ट उठा पाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी में वही आएगा जिसने बहुत मेहनत की होगी। ठीक है, अब इसके ऊपर एक दो बता देता हूँ पेजेस कि भाई आपको आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, या नोट्स कैसे बनाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि भाई 24 जुलाई को एक्चुअली मेंस है मेरा, है ना, रेंजर का, तो मैं आपको ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाऊंगा एमपीपीएससी के मेंस को लेकर के। 24 जुलाई के बाद आपकी हर संभव मदद की जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी तक तो 24 जुलाई तक तो आपको मेरे को समय देना पड़ेगा, इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा बड़ा क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको जो जानकारी है सभी प्रकार की वो आपको मिल जाए, और 24 जुलाई तक आपको मैं कम से कम 20 से 30% आपका काम हो जाए, जिसके ऊपर जो मैंने बात की उसके ऊपर हो जाए, और आपके नोट्स बन जाए। 1 से 1.5 महीना ले लीजिए नोट्स बनाने में, सिलेबस कंप्लीट करने में। सिलेबस कंप्लीट मतलब पेपर में राइटिंग वाला वर्क बात कर रहा हूँ। 1 से 1.5 महीने में राइटिंग वर्क कर लीजिए पूरा। 1.5 महीने के बाद अपने क्या करना, पढ़ना है। ठीक है, 1 महीना पढ़ना है, पूरा तरीके से याद करना है, रट्टा मारना है, जो करना है करिए, ट्रिक बनाना है ट्रिक बनाइए। फिर जो 1 महीना खत्म हो जाएगा, अब आपके पास बचेंगे 20 से 25 दिन।
तो एक मात्र टेस्ट सीरीज लीजिए, ठीक है, किसी की भी ले लीजिए, जिसकी भी सस्ती सुंदर टिकाऊ हो, ठीक है, और अच्छी आंसर चेक करके दे दो, ठीक है। तो 2 साइकिल लगा लीजिए, पहली साइकिल में आप लोग देख लीजिए कि भाई आपसे कैसा क्या हो रहा है, दूसरी साइकिल में आपको भी देखना, ठीक है। 2 साइकिल में आप चेक कर लीजिए आपको कैसा क्या आ रहा है परफॉर्मेंस, उसमें आपको पता चल जाए कितनी चीज़ें याद है, कितनी चीज़ें याद नहीं हो रही, ठीक। अब इसके बाद क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, इसके बाद ये बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन बता रहा था मैं कि भाई कैसा क्या होता है, कैसा क्या लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन है स्मृतियाँ, 3 मार्क का पूछेगा इसमें, तो कैसे लिखेंगे स्मृतियाँ में, 2 से 3 लाइन आती है। तो यहाँ पहले डेफिनेशन लिख दी, प्राचीन भारत का सामाजिक ग्रंथ है जिसमें सामाजिक कानून की विवेचना मिलती है, ये हो गया स्मृतियाँ। उदाहरण बता दें, मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति और पाराशर स्मृति। अब इसमें आप, ठीक है, ये बता दिया आपने। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप किसी को डिफाइन करना चाहते थे, मनुस्मृति के बारे में बता देते एक लाइन, तो कोई समस्या नहीं थी उससे। ये हो जाएगा 3 मार्कर। मेहर कुल के बारे में ये हो जाएगा, यहाँ पढ़ लीजिएगा। मैं आप 5 मार्कर पे देखता हूँ। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिख रहा है, गुप्त वंश के पतन के कारण, मुझे नहीं पता दिख रहा है कि नहीं आपको, लेकिन मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ अब थोड़ा जूम कर देता तो फिर तो सबको दिखे। ये देखिए दिख रहा है, गुप्त वंश के पतन के कारण, 5 मार्कर के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो ऐसे लिखना है आपको, पहले 1 से 2 लाइन लिखेंगे, उसका परिचय दे देंगे थोड़ा सा, ज़्यादा 2 लाइन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलेगी। ये हम बता दिए, गुप्त साम्राज्य, जो कि सन याद है तो ठीक, नहीं तो एक विशाल वैभवपूर्ण शक्तिशाली साम्राज्य था जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, परंतु निम्नलिखित कारणों से क्रमिक पतन आरंभ हुआ। तो पतन के कारण पूछे तो यहाँ बता दिया अपन ने उद्देश्य में, उसी के बारे में। तो यहाँ पे ऐसा फ्लो चार्ट बना दिया, और फ्लो चार्ट बताने के बाद आर्थिक, ये ऐसे डिस्क्राइब करना है आपको अलग अलग, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी आप कारण बताएंगे अलग अलग, जितनी इसकी डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये 5 मार्कर हो गया। अब 11 मार्कर बता देता हूँ एक। अब ये देखिए, यहाँ मौर्य युगीन प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर 11 मार्कर में लिखना था, है ना। तो कैसे लिखेंगे, पहले ये बता दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया 2 से 3 लाइन में, उसका डेफिनेशन दे दिया, परिचय बता दिया कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसमें आपको एक विशेषता बतानी है परिचय में, ठीक है। फिर उसका दिन छोटा सा एक मैप बना दिया, बता देते मौर्य साम्राज्य था तो मगध वगध बता देते मैप में, भारत का कहाँ पर उसका क्षेत्र था। स्रोत बताएंगे कि भाई आपको ये जो जानकारी आप बता रहे हो वो कहाँ से बताएंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इंडिका मेगास्थनीज की, और शिलालेख हो जाएगा अशोक, ठीक। अब प्रशासनिक व्यवस्था में आपको ऐसा फ्लो चार्ट बता करके आपको होता है, राजस्व, प्रांतीय, ग्रामीण, प्रशासन, नगरीय हो जाएगा, सैन्य, न्यायिक, केंद्रीय, गुप्तचर, आपने सब बता दिया, गुप्त, ठीक है। तो ये सब बता दिया, तो आपको दिख रहा है, उसको पता चल रहा है कि यार इसको सारी जानकारी है। अब इसमें से कोई 2 छोड़ भी देंगे और 6 के ऊपर जानकारी बता भी देंगे तो कोई समस्या नहीं, उसको पता है किसका है, लेकिन अभी पेज कम है इस वजह से बताया नहीं इसने। तो केंद्रीय प्रशासन के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, अत्यधिक केंद्रीकृत थी, राजा था, उसकी मंत्रिपरिषद थी, और उसके अमात्य तीर्थ कहे जाते थे, जो कि सबसे बड़ा प्रमुख अधिकारी था, ठीक है। तो ये सब लिखा गया जानकारी लिख लीजिए। मेरा काम ये है कि आपको 11 मार्क का कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ। इसके बाद एक और एक अच्छी बात बताने वाला हूँ इसको समझाने के बाद। फिर न्यायिक प्रशासन बता दिया अपना, ठीक है, क्या था उसका दीदा बता दिया आपने। प्रांतीय व्यवस्था ज़्यादा नहीं लिखना है, एक एक 2 लाइन में बताएंगे। प्रांतीय व्यवस्था, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व प्रशासन, गुप्तचर प्रशासन, नगरीय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाता है क्वेश्चन खत्म। लेकिन आपने को ऐसे खत्म नहीं करना है, यहाँ पे आप नगरी बता देते, नगरी बताने के बाद छोड़ देते, सैन्य प्रशासन नहीं बताते, या फिर नगर प्रशासन बताया भी था तो यहाँ पे एक एक लाइन कम करना था आपको, तो यहाँ पे सैन्य प्रशासन बता देता, और लास्ट की 3 लाइन आपको इसका कंक्लूजन देने में था कि भाई किस प्रकार से मतलब इनकी व्यवस्था थी और क्या विशेषता थी इसके बारे में बताना था, ठीक है। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि मौर्यकालीन प्रशासन एक बेहतर व्यवस्था दिखाई देती है, जिसकी जिसकी प्रशंसा प्रमुख इतिहासकारों ने की है, ठीक है। तो ऐसा आप बता सकते, तो इतिहासकार का नाम भी नोट कर देते आप। तो अब एक जो सटीक बात बताने वाला हूँ मैं, वो ये बताने वाला हूँ कि जो मैंने फॉलो किया था वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि भाई जो आप नोट्स बनाने वाले ना, ये कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। जो नोट्स बनाने वाले हैं वो 5 और 11 मार्क और 3 मार्क के हिसाब से बनाएंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। जो नोट्स होंगे वो आंसर फॉर्मेट में कर लेंगे आप लोग, समझ रहे हो। तो इससे आपकी जो आंसर राइटिंग है वो यही हो जाएगी, मतलब एक ही चीज़ में 2 काम कर ले रहे हैं आप, आंसर राइटिंग भी हो जाएगी और नोट्स भी बन रहा है आपके। तो ये जो फंडा अपनाएगा इंसान जो भी कर रहा है उसको सफलता दिखेगी बाद में। बात को गांठ मार लीजिए, जो भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उसको इस फॉर्मेट में कंप्लीट करना है, जो इस फॉर्मेट में करेगा उसको फायदा होगा, ठीक। और फिर बात को गांठ मार लीजिए, जो भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उसको इस फॉर्मेट में कंप्लीट करना है, जो इस फॉर्मेट में करेगा उसको फायदा होगा, ठीक। और फिर अब कुछ और अब अगर कुछ और डाउट बच गया है आपके पास तो फिर आप कमेंट करके पूछ लेंगे, हो सकता है
की मैंने सारी जानकारी बता दी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है जो नहीं बताया हो कि भाई प्री मेंस कैसे करेंगे, प्री वाले क्या कर लेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पेपर जिसका बिगड़ा है उसके लिए बोल रहा हूँ। जिसका पेपर अच्छा गया तो उसके लिए मेंस के लिए बता दिया मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और कुछ जानकारी होगी तो पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम पे और अवेलेबल रहूँगा, व्हाट्सएप नंबर डला ही हुआ है, और व्हाट्सएप टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पे नहीं जुड़े हैं आप तो डाल दीजिएगा, वहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाती है, कोई जानकारी अगर पीडीएफ की होती है, अच्छी कोई पीडीएफ होती है तो उसको भी शेयर वहीं किया जाता है, ठीक है। और अंत में कहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आप ही का भला है इसमें, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस तरीके से कोई जानकारी बताएगा नहीं, और कोई बताएगा तो अच्छी बात है, उसकी भी सुन लीजिए, सभी की सुन लीजिए, आपको अपना फ़ायदा देखना है। आप अगर क्वालिफाई करते हैं, आप निकलते हैं, तो आप न सिर्फ अपना सपना बल्कि अपने माता पिता का सपना पूरा करते हैं, समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं कि भाई आपका एक वजूद है, आपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा उपलब्धि हासिल की है। तो ये सब अगर अचीव करना है, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और जिस किसी ने भी आपके जीवन में कुछ योगदान दिया तो उसकी प्रशंसा भी करनी पड़ेगी। स्वार्थ सिर्फ तैयारी तक सीमित होना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी का भला कर रहे हैं तो वो सामाजिक स्तर पर या वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, ठीक है। स्वार्थ का मतलब ये हुआ कि आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना स्वार्थ आपको देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और किसी चीज़ को कहीं ऐसी जगह जहाँ पर आपका समय बर्बाद हो रहा है तो वो समय वहाँ से काट दीजिए, ठीक है। ये होता है स्वार्थ, अपने लिए सोचना, अपने लिए सोचना कोई बुरी बात नहीं है, आपको ही बनना है, आपकी लोग प्रशंसा करेंगे जब आप बन जाएंगे। लोगों का काम है कुछ भी कहना, वो कहते रहते हैं, आप बन के निकल जाइए, बनेंगे तो भी प्रशंसा करेंगे, नहीं बनेंगे तो फिर वो टांग खींचते रहेंगे। तो अपने को, और ये ज़िंदगी में गांठ मान लीजिए कि आप अगर कूदे हैं तैयारी में तो आप लेके जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, चाहे उसके लिए कितने समय लगे। प्रॉपर स्ट्रेटेजी से प्लान से चलेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं 19 का हूँ, तुम 20 के हो, तुम 21 के, तो हम उसका क्यों, हम इसका क्यों, इस प्रकार की बातें ना करें। थोड़ा प्रशासक बनने वाले भविष्य में तो उस हिसाब से बातें करें और अपने व्यवहार में लाएं उनको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।